वेलकम बैक। चंद्रा क्लासेस प्रयागराज में आप सभी का स्वागत है। मैं बीएन पांडे आज आप लोगों से एलटी, टीजीटी, पीजीटी के लिए इकोनॉमिक्स का जो स्थिति है तो उसको किस तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे और किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि पॉइंट टू वाइज हम लोग चीज़ों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ें। जैसा कि आप सबको विदित ही होगा, मालूम ही होगा कि वैकेंसीज हमेशा बातचीत चलती रहती है कि वैकेंसीज आने वाली है। तो मेरे पास यह विश्वस्त सूत्रों से आधिकारिक दृष्टिकोण से मालूम है कि एलटी की सबसे पहले वैकेंसीज आएंगी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स में। और इकोनॉमिक्स में जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स को हम लोग और मज़ेदार करते हुए उसमें और तार्किकता के साथ हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इकोनॉमिक्स में कितने अच्छे तरीके से हम लोग अपना पठन पाठन करें जिससे हमको सिलेक्शन मिल पाए। तो देरी ना करते हुए हम लोग तुरंत विषय वस्तु पर आते हैं। सिलेबस आप सबके पास होगा, आप सबके पास उसको आप लोग हमेशा चर्चा करते होंगे, तो उस पर हम डिस्कस ना करते हुए कंटेंट पे आते हैं डायरेक्ट कि इकोनॉमिक्स में हमको किस किन चीज़ों पर फोकस करना है। अगर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को हम देखें टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रुप में या केवीएस तक में, तो हमको ये देखने को मिलता है कि इकोनॉमिक्स को हम कई तरीके से पढ़ सकते हैं। माइक्रो, मैक्रो, पब्लिक फाइनेंस के रूप में जिसे हम लोक वित्त बोलते हैं, और इंडियन इकोनॉमी के रूप में, और इंटरनेशनल के कुछ उसके और फिनोमिना हो जाते हैं। तो मोटी मोटा हम लोग 4-5 भागों में इकोनॉमिक्स को पढ़ सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का जो हमारा पहला चैप्टर है या पहला टॉपिक है, इक्विलिब्रियम, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, साम्य। इक्विलिब्रियम हिंदी में हम कहते हैं साम्य या संतुलन। साम्य या संतुलन। आज हम लोग का जो विषय वस्तु है फ्रेंड्स, आज हम लोग इक्विलिब्रियम, साम्य या संतुलन के बारे में देखेंगे। क्या क्या देखेंगे इसमें कि इसका ओरिजिन क्या है, ओरिजिन के बाद इसकी मीनिंग क्या होती है, और मीनिंग के बाद हम लोग इकोनॉमी के कंसेप्ट में इसको देखेंगे कि इकोनॉमिक के कंसेप्ट में या इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट में, इकोनॉमी तो दूसरी चीज हो गई, इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग हम लोग देखेंगे कि ये कितना अपना योगदान देता है इकोनॉमिक्स में। और दूसरी चीज हम लोग जो देखेंगे इसके आने वाले में मीनिंग हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ओरिजिन हो गया। ओरिजिन के बाद हम लोग देखेंगे कि इक्विलिब्रियम के कौन से टाइप्स होते हैं, इक्विलिब्रियम टाइप्स देखेंगे इसके, और ये आप सबके सिलेबस में भी है। तो हम लोग देरी ना करते हुए कंटेंट पे आते हैं डायरेक्ट कि हमको सबसे पहले पढ़ना ओरिजिन। ओरिजिन मतलब इक्विलिब्रियम या साम्य या संतुलन की जो अवस्था होती है, ये एक्चुअल में जब हम पढ़ते हैं तो किसी भी वस्तु या जब हम सामान खरीदते हैं या बेचते हैं तो वहां पर हमको ये देखने को मिलता है कि हम अपनी जरूरत की चीजों को जब लेते हैं तो उसके बदले में कुछ कीमत अदा करते हैं, कुछ प्राइस देते हैं। यह प्राइस जब हम तय करते हैं, जब हम प्राइस डिटरमाइन करते हैं फ्रेंड्स, जब हम प्राइस को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, तो हमको संतुलन की अवस्था देखनी पड़ती है कि हमारा जो संतुलन की अवस्था है वो न हमको घाटा हो, न हमको लॉस हो, और न परचेजर को बहुत ज्यादा लॉस हो। दोनों कॉन्सेप्ट में हमको देखना पड़ता है। किसको किसको हम इकोनॉमिक्स में बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स हमेशा टू वे चीजों को लेकर चलता है। क्या किसको किसको, एक को लेकर चलता है फ्रेंड्स कंज्यूमर या कस्टमर को, कंज्यूमर या कस्टमर को, और इसका जो दूसरा डायमेंशन है वो लेकर चलता है सप्लाई चेन को। मतलब क्या कि आपके जो सेलर ग्रुप वाले हो गए उनको। बात समझ में आई यहां तक? तो जब हमको किसी भी वस्तु या सामान की जरूरत होती है, हमको लोगों को खरीदना होता है, तो हम उसके बदले कुछ नियत कीमत अदा करते हैं। वह नियत कीमत क्या हो, कैसे हो, कितना होना चाहिए, इसी पर बात करता है हमारा साम्य की स्थिति या संतुलन की स्थिति। ठीक है, अब साम्य या संतुलन को हम समझ सकते हैं, इसको और बोलचाल के सामान्य भाषा में समझें तो इसे हम
बैलेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैलेंस या तराजू बोल लो आप, तराजू, बैलेंस। कि चीजों को हम बैलेंस कर पाए, चीजों में हम एक बैलेंस ला पाए। ठीक है, जो हम कर रहे हैं एक्चुअल में वो कितना हमारे लिए लाभपूर्ण है और कितना हमारे लिए बेहतर हो सकता है, इसी पे हम बात करते हैं। जब हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं तो हमारे लिए दो कॉन्सेप्ट और हो जाता है। जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो लाजमी सी बात है, हमको क्या, हम यूटिलिटी के साथ साथ बातें करते हैं कि हमारा जो यूटिलिटी है, ये यूटिलिटी वाला कॉन्सेप्ट कितना चल रहा है और कितना नहीं चल रहा। यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता। क्या होता है? उपयोगिता, उपयोगिता। तो जो परचेजर होता है वह उसी सामान को खरीदेगा जो उसके लिए उपयोगी होगा। कोई वर्थलेस सामान को तो कोई नहीं खरीदता ना। तो जब हमारे पास किसी भी चीज की आवश्यकता होती है, यानी नीड्स होती है, और जब वांट्स, वो वांट्स, डिजायर, नीड, वांट्स, जब हम इसमें हमारे प्रेशराइज वे में काम करने लगते हैं, तब हमको ये समझ में आता है कि अब हमको उस सामान को ले लेना चाहिए और उसके बदले में हम कुछ पैसे अदा करने के लिए तैयार होते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब साम्य का अवस्था होता है, संतुलन की अवस्था होती है, तो हम ये देखते हैं कि हम जो खर्च कर रहे हैं वास्तव में उतना खर्च करने के काबिल है या नहीं। उदाहरण स्वरूप हम आपको बताएं कि जब हम जाते हैं, मान लीजिए हम ये टी शर्ट लिए हैं, इस टी शर्ट को अगर हमको मार्केट में जाना है, 2-3 दुकान हम जाएंगे, हम इसकी स्थिति जानेंगे, फिर हम कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करने के बाद हमको ये आइडिया लगता है कि इसकी कुछ तो वैल्यू है जो इसके, मान लीजिए अगर इसकी 1000 रुपीज वैल्यू है, अगर इसकी 1000 रुपीज वैल्यू है, तो 10 दुकान पे हम जाएंगे, कहीं 950 होगा, कहीं 1050 होगा, कहीं 1100 होगा, उसी के सराउंड में चीजें घूमती है। तो हमको एक आइडिया लग जाता है कि इसका एक्चुअल वैल्यू क्या होने वाला है, और उसी के अकॉर्डिंग हम बार्गेनिंग करते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब हम अर्थशास्त्र में साम्य अवस्था की बात करते हैं या संतुलन की बात करते हैं, तो वो दोनों डायमेंशन से बात करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों में चलता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों में हम बात करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, आप लोग बस बने रहिए, हम आप लोगों को बतलाएंगे एक एक टर्मिनोलॉजी के बारे में। आशा करते हैं कि आप लोग समझ पाएंगे इन सब चीजों को। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप लोग सबको मालूम ही होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल या, और हम किसको करते हैं, बिजनेस को इंक्लूड करते हैं। माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म। क्या होता है? सूक्ष्म। इसे व्यष्टि भी बोलते हैं और समष्टि भी बोलते हैं। सूक्ष्म, और आप व्यष्टि बोल दो, और ये आपका होता है बृहद या समष्टि। ठीक है, इसमें हम किसको करते हैं, इसमें हम कंसीडर करते हैं फ्रेंड्स हमारी पूरी इकोनॉमी सिस्टम को, जीडीपी वगैरह आ जाती है इसमें। ठीक है, माइक्रो मीन्स क्या, कि संपूर्ण हम पूरे चैनल को इसमें इन्वॉल्व करते हैं। तो जब हम इक्विलिब्रियम को पढ़ते हैं, साम्य अवस्था को पढ़ते हैं, तो यहां भी हमें जरूरत होती है और यहां भी हमें जरूरत होती है। यहां हमको कब जरूरत होती है उसकी, साम्य अवस्था की जब हम बात करते हैं, संतुलन की हम बात करते हैं, तो एग्जाम्पल आपको बतलाते चले। मान लीजिए ये है एक तराजू आपका, और ये है एक आपका तराजू, दो तराजू। इस तराजू में हमको जो हमारे अफेक्ट करने वाली चीजें हैं, जो हमारे अफेक्ट करने वाली यानी प्रभावित करने वाले तत्व होते हैं, वो तत्व हमारा क्या हो, इस पर कितना प्रभाव दे रहा है और इस पर कितना प्रभाव दे रहा है, इसी के प्रभाव को डिलिमिनेट करने के लिए यानी एलिमिनेट करने के लिए हम जो प्रक्रिया अपनाते हैं वही होता है इक्विलिब्रियम। तो साम्य अवस्था का अगर हम मतलब समझें तो वह दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से शब्द होते हैं? लैटिन के वर्ड हैं, आप सबको आशा है कि मालूम ही होगा, नहीं तो फिर हम बतलाते हैं आप लोगों को। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम होता है, ब्रियम नहीं होता, इक्विलिब्रियम। किससे बना है ये एक्चुअल में फ्रेंड्स बना है एक्योस और
एक वर्ड है लैटिन का जिसे हम कहते हैं एक्योस और लिब्रा। क्या कहते हैं? कलर चेंज कर लें, आप लोग को अच्छा लगेगा। एक्योर, ACQUAR, एक्योर प्लस लिब्रा। इसका फॉर्मेशन इन दो वर्ड से बना है जो कहां के वर्ड हैं? ग्रीक के वर्ड हैं, यानी ग्रीस से आए हैं। अच्छा, ग्रीक है कि लैटिन? ये कहां से है? लैटिन से। कभी कभी लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, या लोग कहते हैं कि ग्रीक वर्ड और लैटिन वर्ड दोनों एक ही हैं, बट दोनों होते नहीं। एक्चुअल में जब हम ग्रीक की बारे में बात करते हैं तो वो ग्रीस यानी यूनान से संबंधित बात करता है, और जब हम लैटिन वर्ड की बात करते हैं तो वहां पे आ जाती है हमारे साउथ कैरेबियन सी के इर्द गिर्द के जितने भी कंट्रीज होते हैं, या आप बोल दो कि अमेरिकन कंट्रीज जो होते हैं वहां के बारे में हम बात करते हैं। तो ये दो वर्ड से बना है फ्रेंड्स, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है समान और प्लस संतुलन। एक्वायर का मतलब क्या होता है? समान, और लिब्रा का मतलब क्या होता है? संतुलन, यानी बैलेंस, बराबर बैलेंस बना रहे हैं, बराबर बैलेंस बना रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम का जो ओरिजिन होता है एक्चुअल में 1900 के आसपास, 1900 ईयर 1900 में एक महान जो है इकोनॉमिस्ट थे, वो फिजिशियंस भी थे, और फिजिक्स के भी प्रोफेसर थे, मैथमेटिशियन थे, साइंटिस्ट थे। उनका क्या नाम था? उनका नाम था जॉर्ज हेनरी, लिख देते हैं जॉर्ज हेनरी, और एक नाम था उनका जॉर्ज हेनरी पॉइंटियर। इन्होंने ये वर्ड इक्विलिब्रियम को कॉइन किया था सबसे पहले। ही वाज कॉइन्ड द वर्ड इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। सबसे पहले इक्विलिब्रियम का जो वर्ड था, इन्होंने क्या नाम था उनका? उनका नाम था जॉर्ज हेनरी पॉइंटियर। इन्होंने 1900 में एक वर्ड दिया जिसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो आशा है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इक्विलिब्रियम का ओरिजिन यानी इक्विलिब्रियम की जो उत्पत्ति है वो किस तरीके से हो रही है। एक्चुअल में ये जो कॉन्सेप्ट था ये कहाँ का था? एक्चुअल में ये जो कॉन्सेप्ट था ये था फ्रेंड्स फिजिक्स का। इक्विलिब्रियम का जो कॉन्सेप्ट था ये था फिजिक्स। कहाँ का था? फिजिक्स का कॉन्सेप्ट था। उदाहरण स्वरूप आपको बता दें, जब हम स्प्रिंग पे कोई बॉल लटकाते हैं और उसको छोड़ देते हैं यानी दोलन अवस्था में, तो आप देखते होंगे कि वो बॉल इधर उधर क्या करता है? मूव करता है। मान लीजिए ये है हमारी स्प्रिंग, यहां से एक बॉल है, तो ये क्या करता है? ये इधर भी जाएगा और ये बॉल इधर भी जाता है ना। ये क्यों जाता है? हम और आपको सोचना चाहिए कि एक्चुअल में ये तो किसी गुंडी से चीजें लटकी हुई हैं। ये बॉल है, ये बॉल है, ये इधर भी मूव करता है, इसका मूवमेंट इधर भी होता है और इसका मूवमेंट उधर भी होता है, लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट होता है। तो एक्चुअल में होता क्यों है? इसके पीछे कुछ रीजन तो होगा। ये इनर्सिया यानी स्थायित्व की अवस्था में क्यों नहीं होता? ये इनर्सिया की अवस्था में क्यों नहीं होता? यानी स्थायित्व या जड़त्व आप बोल दो कि जड़त्व का अवस्था इसमें क्यों नहीं होता। थोड़ा साइंस का बैकग्राउंड है इसलिए हम लोग बात करते हैं। तो हम जब बात करते हैं हमारे मूवमेंट के बारे में, तो हमको ये देखना पड़ता है कि हमारा जो मूवमेंट हो रहा है हमारे पेंडुलम का, वो लेफ्ट भी हो रहा है, राइट भी हो रहा है। तो बिहाइंड द रीजन हमको क्या लगाना पड़ता है? दिमाग लगा के हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि इस पर लगने वाला कुछ तो बाह्य आरोपित बल होगा जो इसको ऐसा करने पर मजबूर कर रहा है। ठीक है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? गतिशीलता। क्या नाम देते हैं? गतिशीलता। ठीक है, मगर यहां से ये कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए कि ये गतिशील हो रही है यानी डायनेमिक है, तो ये गतिशीलता इसमें प्रदान हो गई। मगर जब हम इकोनॉमिक्स में बात करते हैं इक्विलिब्रियम के, तो वहां पर गतिशीलता न होकर हम किस पर बात करते हैं फ्रेंड्स? हम करते हैं गतिशील तो चीजें हो मगर उसके परिवर्तन के दर में कोई गतिशीलता में
जो परिवर्तन का दर हो, परिवर्तन के दर में स्थायित्व रहे। क्या रहे? स्थायित्व, यानी फिक्सेशन रहे। अभी आप लोग को बता देंगे हम चीजों को, तो आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। अभी बस थोड़ी टर्मिनोलॉजी के बारे में भूमिका इसलिए बना रहे हैं कि ये सब चीज महत्वपूर्ण है। आपसे प्रश्न आ जाएगा कि इक्विलिब्रियम सबसे पहले किसने दिया, तो आप हेनरी पॉइंटियर का नाम बताओगे। कहाँ के रहने वाले थे वो, तो आप कहाँ के नाम बताओगे? वो थे फ्रेंच के। कहाँ के थे? फ्रेंच के। कब दिए? 1900 में दिए। और जो महत्वपूर्ण चीजें हैं कि इनर्शिया का जो जड़त्व का नियम है, या जो हमारा इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है, वो कहां से आया? तो वो फिजिक्स से आया, यानी भौतिक शास्त्र से आया। तो आशा है आप लोग यहां तक चीजों को समझ पा रहे होंगे। अब हम बात कर रहे हैं गतिशीलता की। गतिशीलता के साथ साथ हमने बताया कि जो फिजिक्स में है गतिशीलता, उसका इकोनॉमिक्स में उसी रूप में उपयोग नहीं किया जाता। आप देख पा रहे होंगे फिजिक्स में हम लोग पढ़े हैं कि जो हमारा पेंडुलम होता है वो इधर भी जा रहा है, वो इधर भी जा रहा है, तो ये डायनेमिक है ना, इसमें क्या है? गतिशीलता है ना। मगर हम जब हमारे इकोनॉमिक्स के बारे में हम बात करते हैं तो वहां पे चीजें गतिशीलता तो हो, मगर गतिशीलता की दर में जो परिवर्तन हो वो स्थायित्व हो। एग्जाम्पल लेते हैं आपको। मान लीजिए आप बाइक चला रहे हो, और बाइक 80 किलोमीटर पर आवर के रेट से चल रही है, तो गतिशील है ना। जब गतिशील है और उस गतिशीलता में यानी 4 घंटा आप चलाए और चारों घंटा 80 किलोमीटर पर आवर का एवरेज आपने निकाला, तो इसका मतलब है कि आप साम्यावस्था में हो, यानी बराबर की अवस्था में हो, यानी संतुलन की अवस्था में। तो हम जब फ्रेंड्स इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में जब हम इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं, तो उसमें हमको यह देखना पड़ता है कि गतिशीलता में हमारे तो गतिशील तो चीजें हैं, सारी चीजें गतिशील। जो हमारा फैक्टर होता है, जैसे हम उत्पादन कर रहे हैं, मान लीजिए प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन कास्ट हमारा कुछ आया। अब उस प्रोडक्शन कास्ट के जो बाहरी फैक्टर है, जो फैक्टर कास्ट होता है, वो हमारे प्रोडक्शन कास्ट को किस तरीके से प्रभावित करता है, और उस प्रभावित करने के कारण के बाद उपरांत हम अपने मूल्य में किस तरीके का परिवर्तन करते हैं, वही तो होता है साम्यावस्था। तो ये साम्यावस्था 3-4 लोगों के लिए होता है, यानी फर्म के लिए साम्यावस्था हुआ, उद्योग के लिए यानी इंडस्ट्री के लिए साम्यावस्था हुआ, कंज्यूमर के लिए साम्यावस्था हुआ। तो हम हर डायमेंशन में बात करेंगे फ्रेंड्स कि किसके लिए हमारा इक्विलिब्रियम आता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडस्ट्री, देन इंडिविजुअल यानी फर्म्स, जो हमारे परचेजर होंगे उनके भी कुछ होंगे, परचेजर के भी कुछ इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट होते हैं, जो सप्लाई चेन में होते हैं यानी सेलर, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इक्विलिब्रियम के बारे में हम बात करते हैं। कि सबकी साम्यावस्था के बारे में हमारा ये जो है क्या नाम है आपका, इकोनॉमिक्स बात करता है। ठीक है, इंडस्ट्री के बारे में, फर्म के बारे में, और हमारे परचेजर के बारे में, सेलर के बारे में, सबके बारे में बात करता है। साम्यावस्था का मतलब मैं आप लोग को पुनः बता दूं कि साम्यावस्था में चीजों में परिवर्तनशील तो सारी चीजें, पूरी दुनिया परिवर्तनशील है, मगर परिवर्तन की दर में स्थायित्व होना चाहिए। ये नहीं कि कभी 100 रुपए बढ़ रहा है, कभी 200 रुपए बढ़ गया, तो वो चीजें साम्यावस्था में नहीं रहेगी, न कोई भी चीज लेने के लिए तैयार होगा। एग्जाम्पल लेते हैं आपको। मान लीजिए हमारा पेट्रोल का प्राइस 100 रुपीज मान लीजिए पर लीटर है, 100 रुपीज पर लीटर है, और इसमें परिवर्तन तो लाजमी सी बात है, कुछ तो परिवर्तन होता ही है। परिवर्तन तो हो रहा है, मगर परिवर्तन में स्थायित्व परिवर्तन हो, मान लीजिए 50 पैसे पर डे बढ़ रहे हैं, तो परिवर्तन तो हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है ना। इस परिवर्तन को यदि हम 50 की जगह कह दें कि 10 रुपए एक दिन बढ़ा, एक दिन 5 रुपए बढ़ा, तो ये साम्यावस्था में नहीं आएगा। ये क्या होगा, 50 पैसे अगर पर डे बढ़ रहा है तो ये साम्यावस्था में आएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे क्या नाम है परचेजर होंगे, वो इस चीज के लिए तैयार होंगे कि ये चीजें जो है छोटी छोटी चीजें हैं, इसको अफेक्ट जो बाहरी घटनाएं हो रही हैं, इसको जो प्रभावित करने वाले घटक हैं, उसको हम रोकने का प्रयास करते हैं और एक ऑप्टिमम प्राइस डिटरमाइन करने का प्रयास करते हैं।
अब हम कुछ और चीजों पर बात कर ले फ्रेंड्स आप लोगों से कि एक्चुअल में जो अर्थशास्त्र होता है वो क्या है। देखिए, फिजिक्स में चीजों को जब हम पढ़ते थे, फिजिक्स में हमारा इक्विलिब्रियम चल रहा है, इक्विलिब्रियम यानी साम्यावस्था। फिजिक्स में हमने क्या बतलाया आपको कि फिजिक्स में सारी चीजें क्या हैं कि ऐसी दशा जहां विरोधी शक्तियां आपस में एक दूसरे को समाप्त कर दें। यहां पर क्या बातें हम करते हैं कि ऐसी दशा जहां पर विरोधी शक्तियां आपस में एक दूसरे को समाप्त कर दें। ये एक्चुअल में इसेंस है हमारे फिजिक्स में जो हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम। फिजिक्स का हमारा जो साम्यावस्था है वो यही कहता है कि ऐसी दशाएं या ऐसी परिस्थिति जहां पर विरोधी शक्तियां आपस में एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर दे, एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर दे, वहां पे हम बात कर लेते हैं किसकी, इक्विलिब्रियम की। वो भी किस कॉन्सेप्ट में, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में। जबकि हमारे इकोनॉमिक्स में हमारा जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम का इकोनॉमिक्स में क्या मतलब होता है, हम बात करते हैं कि कार्यशील शक्तियां एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर तो देती हैं, कि कार्यशील शक्तियां एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देती हैं। नष्ट कर देती हैं। साथ साथ हम किसकी बात करते हैं, इसमें गति की अनुपस्थिति नहीं होती, इसमें गति की अनुपस्थिति नहीं होती, यानी गति होती है। इसका मतलब कुछ यही कहना चाह रहा है, नहीं होती है। इसका मतलब तो कुछ यही कहना चाह रहा। साथ साथ क्या कहता है फ्रेंड्स, साथ साथ कहता है कि बल की गति की दर में परिवर्तन की अनुपस्थिति होती है। बल की गति की दर में परिवर्तन की अनुपस्थिति होती है। जो मैं बात आप लोगों को बतलाया वही मैं बात आप लोगों को के सामने लिखा। क्या है कि फिजिक्स में जब हम इक्विलिब्रियम या साम्यावस्था के बारे में बात करते हैं तो वहां पर परिवर्तन जो होता है वह किस लिए होता है कि आपस में ही एक दूसरे को प्रभाव को वो लोग नष्ट कर देते हैं। वेयर एज जबकि हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स में हमारा जो साम्यावस्था होता है या कार्य आप बोल सकते हो उसको इक्विलिब्रियम, उस अवस्था में या संतुलन की अवस्था जो हम बोलते हैं उसमें एक्चुअल में क्या होता है कि कार्यशील शक्तियां एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देती हैं। जबकि इसमें जो है क्या होता है, गति की अनुपस्थिति नहीं होती है, बल्कि जब गति की अनुपस्थिति नहीं होती इसका मतलब क्या कि गति होता है, गति की अनुपस्थिति नहीं होती है बल्कि गति की दर में परिवर्तन की अनुपस्थिति होती है। बात समझ में आई यहां तक? आगे अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे कि एक महानुभाव है जिनका नाम है ट्राइबोर स्टोस्की।
ट्राइबोस्टोस्की। इनके वर्ड में इन्होंने कुछ कहा है, उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। इन्होंने कहा है कि कोई बाजार, क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा है कि कोई बाजार या अर्थव्यवस्था व्यक्तियों या फर्मों, क्या कहा इन्होंने? कि कोई बाजार या अर्थव्यवस्था व्यक्तियों या फर्मों कोई बाजार या अर्थव्यवस्था व्यक्तियों या फर्मों का समूह तब तक साम्य की अवस्था में रहता है, का समूह तब तक साम्य की अवस्था में रहता है साम्य की अवस्था में रहता है जब तक कि संगठनों का कोई सदस्य अपने वर्तमान व्यवहार, संगठनों का कोई सदस्य अपने वर्तमान व्यवहार में परिवर्तन ठीक है, वर्तमान व्यवहार में परिवर्तन के लिए बाध्य न हो जाए, के लिए बाध्य न हो जाए। अब इस प्रश्न को इन्होंने जो कहा है, इसको हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न एक्चुअल में होती कब है। इन्होंने कहा है कि कोई बाजार या अर्थव्यवस्था व्यक्तियों का फर्मों का समूह, कोई बाजार या अर्थव्यवस्था व्यक्तियों या फर्मों का समूह तब तक साम्य की अवस्था में रहता है जब तक कि संगठनों का कोई सदस्य अपने वर्तमान के व्यवहार में, यानी अपने वर्तमान व्यवहार में परिवर्तन के लिए बाध्य न हो जाए। अब इसको इकोनॉमिक्स के टर्मिनोलॉजी में हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स, इनको कुछ जरूरत हुई, इन्होंने सामान लिया और वो सामान है 100 रुपये। कितने की है? 100 रुपये की। मिस्टर एक्स है, इनको जरूरत है, सामान लिया 100 रुपये की। अब देखिएगा कि इनके व्यवहार में परिवर्तन, इनके व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, और परिवर्तन के पहले के बारे में हम बात करेंगे। एक ये ऐसा केस रहा, ये फर्स्ट केस रहा। फर्स्ट केस में क्या है कि एक्स को किसी भी, मान लो आप कुछ भी ले रहे हैं, कोई गुड्स ले रहे हैं, वो गुड्स इनको 100 रुपीज में मिल जा रही है। एक सेकेंड केस भी जनरेट हो गया, एक सेकेंड केस, और इसमें क्या कह रहा है कि एक्स ही है और वही गुड्स है और वही गुड्स है और वही गुड्स है, बल्कि यहाँ पर 150 रुपीज में इनको सामान मिलेगा। तो लाजमी सी बात है कि जितनी उत्सुकता ये इस केस में दिखाएगा, उतनी उत्सुकता इस केस में परचेज करने के लिए एक्स नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैटर करता है प्राइस। क्या करता है? प्राइस मैटर करता है। प्राइस मैटर करता है, मूल्य, वस्तु का मूल्य जो यह देना चाहता है, और जो वास्तव में इसमें फ्लक्चुएशन इसको दिख रहा है, तो प्राइस की वजह से तो नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पास पैसे कम है, या इसको ऐसा लगता होगा कि इसकी मूल्य ज्यादा है। तो जो प्राइस है 100 रुपए तब था, और एक ऐसा कंडीशन आ गया कि 150 हो गया,
ये जो 150 कंडीशन आया है, इसको लगाने के लिए कोई तो लोग एनालिसिस किए होंगे, कुछ तो लोग ऐसे ही कुछ तो नहीं रख दिए होंगे कि अपना मूल्य चलो 150 रख लेते हैं, मजा आएगा या ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, इस पे जो लगने वाला है COGS, आपने नाम सुना होगा, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जब प्रोडक्शन कास्ट क्या होगा, उत्पादन लागत जब बढ़ जाएगा तो लाजमी सी बात है अपना मूल्य बढ़ाएगा बंदा, कोई अपने घर से पैसे लगा के कुछ व्यापार थोड़ी नहीं करेगा। तो जब कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ जाएगा फ्रेंड्स, जब कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ जाएगा तो ये अपना प्राइस भी उसी प्रोपोर्शन के हिसाब से बढ़ा लेगा, ये बढ़ा लेगा, मगर एक्स को ये मालूम नहीं है। यानी क्या कि ये आउटसाइड फैक्टर से कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इसको प्रभावित करते हैं और इसको ये एलिमिनेट नहीं कर पाता, ये जानबूझ के एलिमिनेट नहीं कर पाता या अनजाने में भी एलिमिनेट नहीं कर पाता। अगर ये जानबूझ के एलिमिनेट करता तो लाजमी सी बात है ये अपने घर से पैसे देता। तो इस परिस्थिति में हमको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्राइस का डिटर्मिनेशन समझना पड़ेगा। और जब प्राइस डिटर्मिनेशन हम पढ़ेंगे, हम समझेंगे, तो इसमें 2-3 वर्ड्स आएंगे, आपने नाम सुनेंगे कि हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड या लॉ ऑफ सप्लाई ऑफ एनालिसिस, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यानी डिमांड का भी लॉ पढ़ना है और सप्लाई का भी लॉ पढ़ना है। तो हमको कुछ चीजें वहां से क्लियर होंगी, मगर हमें जो बतलाने की कोशिश हम कर रहे हैं आप लोगों से कि जो एक तराजू वाला माहौल है वो कैसे आएगा, कि जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है उसका जो वैल्यू है, वो प्रोडक्शन करने में जो उत्पादन करने में जो लागत आ रही है उसकी वैल्यू, और जो हमारा प्राइस हम डिटरमाइन कर रहे हैं और जो हमारा परचेजर हमको पैसा दे रहा है वो कितना देना चाहता है, और दोनों में साम्य की स्थिति कितना है, संतुलन की स्थिति कितना है, कि जो आप मूल्य निर्धारित किए हो और जो वो मूल्य दे रहा है दोनों में साम्यावस्था बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा। तो आशा है आप लोग समझ पा रहे होंगे कि साम्य कहना क्या चाहता है। साम्य अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई एलिमिनेट करते हैं हमारे बाहरी फैक्टर्स ऑफ कॉस्ट को। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई मतलब सेलर और बायर जब आते हैं अपने यहाँ पे, तो सेलर का कुछ अपना मंतव्य होता होगा कि भाई हमने प्राइस डिटरमाइन किया है, हमारे लागत इतने हैं। बायर सोचता होगा कि नहीं ये हमको ठगने आए हैं, कुछ ज्यादा ही हमसे पैसे ले रहे हैं। तो दोनों का परसेप्शन अलग अलग होता है, मगर उद्देश्य क्या होता है, सेलर का उद्देश्य होता है मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना, बायर का उद्देश्य क्या होता है कि मिनिमम प्राइस में हम चीजों को एक्वायर कर पाए। तो जब हम इन सब चीजों का बात करते हैं, जब हम बात करते हैं हमारे रिक्वायरमेंट की, अपने रिक्वायरमेंट की, और रिक्वायरमेंट के हिसाब से जब हम चीजों को अपने तय करते हैं फ्रेंड्स, तो वहां पे हम चीजों को बताते हैं इक्विलिब्रियम, मतलब संतुलन की स्थिति या तराजू वाली स्थिति, इक्विलिब्रियम की स्थिति वही कहती है साम्यावस्था, कि ना हमें नुकसान हो ना आपको नुकसान हो, मिल बैठ के एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए, एक ऐसा संतुलन की स्थिति बनाया जाए जिसमें हमारे बिजनेस के ऑपरेशंस होते रहे। वो माइक्रो में भी होता है, मैक्रो में भी होता है। ठीक है, और अलग अलग हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम की जब टाइप में, स्टेबल और न्यूट्रल और अनस्टेबल और पार्शियल, जनरल, जब हम इन सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे तो वहां पर आप अच्छे से और अच्छे से समझ पाएंगे इस लेक्चर। तो इकोनॉमिक्स में जो हमारा साम्यावस्था होता है वह फिजिक्स के साम्यावस्था से अलग होता है। इकोनॉमिक्स में हमारा जो साम्यावस्था होता है वह फिजिक्स के अवस्था से इसलिए अलग होता है कि फिजिक्स में हम परिवर्तन को एलिमिनेट करते हैं, जो चेंज हो रहा है उसमें हम उसको एलिमिनेट करते हैं, एक दूसरे को प्रभाव से वो क्या करते हैं आपस में उनको समाप्त कर देते हैं। मगर इकोनॉमिक्स में कहता है कि एक दूसरे को प्रभाव को तो समाप्त करते हैं, मगर जो चेंज हो रहा है उसके रेट को भी अपरिवर्तित रहना चाहिए, उसमें रेट में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को बतलाया ये पेट्रोल वाला एग्जाम्पल, आशा है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे चीजों को। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि अब हम बात करते हैं कि हमारे कंज्यूमर फर्म और हमारे उपभोक्ता फर्म हुए, यानी कंज्यूमर, उपभोक्ता, फर्म और इंडस्ट्री, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो इक्विलिब्रियम के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमको कुछ और महत्वपूर्ण चीजों के बारे में जानना चाहिए कि इक्विलिब्रियम जब हम पढ़ते हैं तो इक्विलिब्रियम हमारे कस्टमर के लिए क्या हो,
हमारे कंज्यूमर के लिए क्या हो, और हमारे, आप कह सकते हो कस्टमर, कंज्यूमर, इंडस्ट्री, फर्म, सबके लिए इक्विलिब्रियम की चीजें होती हैं। इंडस्ट्री, फर्म, ठीक है, फर्म। और हम बात कर लेते हैं किसके बारे में फ्रेंड्स, हमारे जो प्रोड्यूसर होते हैं इनके लिए भी, प्रोड्यूसर एटसेट्रा। तो सबके लिए साम्य अवस्था होना जरूरी है, मगर सबके परसेप्शन अलग अलग होते हैं। कोई कम पैसे के लिए साम्य अवस्था चाह रहा है, तो कोई ज्यादा प्रॉफिट के लिए अपनी साम्य अवस्था को कर रहा है। कोई ज्यादा प्रोडक्शन के लिए अपना साम्य अवस्था ढूंढता है, तो कोई ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के लिए अपनी साम्य अवस्था की परिस्थिति को निर्माण करता है। तो कहने का मतलब है कि परिस्थिति पर डिपेंड करता है, वो उस बंदे पर या उस एंटिटी पर डिपेंड करता है कि साम्यावस्था उसके लिए कब हो। इसीलिए हम इकोनॉमिक्स में जब बात करते हैं तो माइक्रो के लिए साम्यावस्था की कुछ और चीजें होती हैं, और मैक्रो के लिए साम्यावस्था की कुछ और चीजें। आशा है आप लोग यहां तक चीजों को समझ पा रहे होंगे। अब हम चीजों को और एलोबरेट करने की तरफ बढ़ रहे हैं। एक और अर्थशास्त्री थे बहुत ही फेमस, स्ट्रिंगलर। क्या नाम था उनका? स्ट्रिंगलर। इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातों को बतलाया, हम आप लोग को बतलाना चाहते हैं। इन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्र को संस्थिति विश्लेषण का नाम देते हैं। मतलब क्या? कि साम्य अवस्था का नाम इन्होंने अर्थशास्त्र को ही दे दिया। अर्थशास्त्र को संस्थिति विश्लेषण, मतलब संस्थिति का मतलब संतुलन, संस्थिति विश्लेषण का नाम अर्थशास्त्र को संस्थिति विश्लेषण का नाम देते हैं। और वह कहते हैं कि यह और कहते हैं और वह कहते हैं कि यह कहना अनुचित ही होगा, अनुचित नहीं होगा, अनुचित नहीं, आप लोग जोड़ लीजिएगा, नहीं होगा अनुचित नहीं होगा कि अर्थशास्त्र संस्कृति की समस्या का अध्ययन है। होगा कि अर्थशास्त्र संस्थिति यानी संतुलन। जब हम बात करते हैं संस्थिति की, तो आप लोग संस्थिति की समस्या का अध्ययन है। बहुत ही पॉपुलर इनका परिभाषा है ये, मतलब इक्विलिब्रियम के बारे में इनका कोट है। इन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्र में बेसिकली जो चीजों को हम पढ़ते हैं, वो किन चीजों को पढ़ते हैं? वो हम हमेशा साम्यावस्था के बारे में तो जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा, अगर हम एज अ कंज्यूमर या कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कब हो। अगर हम प्रोड्यूसर के बारे में बात करें, तो वो हमारा क्या कहता है कि हमारा हाईएस्ट प्रॉफिट कैसे हो, और कौन सा हम प्राइस डिटरमाइन करें जिससे हमको हाईएस्ट प्रॉफिट गेन कर पाए। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, और हम बात करें जब कि हम बात करते हैं हमारे जीडीपी वगैरह के बारे में, तो वहां भी देखता है, वहां चीजें बदल जाती है। साम्यावस्था तो होता ही है, मगर वहां पर क्या उद्देश्य होता है? पब्लिक वेलफेयर का। वहां पर उद्देश्य क्या हो जाता है? पब्लिक वेलफेयर। ठीक है। तो जब हम चीजों को अलग अलग डायमेंशन से देखते हैं, अलग अलग चीजों को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो वहां पर हमारे जो उद्देश्य होते हैं वो भी परिवर्तित होते रहते हैं। मगर साम्यावस्था का जो मीनिंग होगा वो यही होगा कि बाहरी रूप के जो बल हैं, बाहरी रूप से जो बल लगाए जा रहे हैं, इसको हम किस तरीके से एलिमिनेट कर दें, इसको किस तरीके से हम लोग डेलिमिनेट कर दें, एलिमिनेट कर दें, हटा दें, कि हम जो चाह रहे हैं और जो अगला बंदा चाह रहा है उसमें संतुलन की अवस्था व्याप्त हो जाए। इक्विलिब्रियम हमारा यही कहता है। इसीलिए हम बात करते हैं किसकी? समान संतुलन की।
जब हम संतुलन की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो लाजमी सी बात है संतुलन मतलब बैलेंस। तराजू आप याद कर लो, तराजू में जितने वेट का हम चीज रखते हैं, भार रखते हैं, द्रव्य रखते हैं, उतने ही वेट का हमको और मटेरियल भी रखना पड़ता है, तभी तो कुछ तो होता है, तभी तो बराबर की स्थिति होती है। और बाहर से अगर मान लो हम कुछ चुंबक टाइप लगा दें तो संतुलन की अवस्था को खत्म कर देता है। तो यही चुंबक को हटाने की हम कोशिश करते हैं हमारे इकोनॉमिक्स के टूल्स से। आशा है आप लोग समझ पा रहे होंगे चीजों को अच्छे से। एक और महानुभाव थे जिनका नाम था लेफ्टविच। क्या नाम था? प्रोफेसर लेफ्टविच। इनके भी बड़े फेमस कोट हैं, इसको भी हम लोग देख लें। इन्होंने क्या कहा है, इनके द्वारा जो बातें कही गई हैं फ्रेंड्स, वो कही गई हैं कि आर्थिक परिवर्तन की तरफ अग्रसर होना होता है। आर्थिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन की तरफ अग्रसर होना होता है, अग्रसर होना होता है। ठीक है। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि गति की समाप्ति पर बल न देकर गति की तरह में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब क्या कि गति जो है, बार बार यहाँ पे एक वर्ड आता है गति, तो लाजमी सी बात है जब ये कॉन्सेप्ट ही आया हमारे फिजिक्स का, तो वहीं से तो गति आया, वहीं से तो पेंडुलम आया, वहीं से तो स्पीड आया। तो यहाँ पर गति का मतलब जो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर गति हम कहाँ क्या लगाएंगे कि हमारा जो प्रोडक्शन के जो हमारे 5M है, 5M जो हमारे प्रोडक्शन के हैं, उसमें हम किस तरीके से सामंजस्य बैठाएं कि हमारा जो रेकरिंग नेचर है जो हमारा प्रोडक्शन का, या जो हमारा प्राइस डिटर्मिनेशन का, उसमें परिवर्तन का अगर कुछ दर परिवर्तन तो शाश्वत सत्य है, परिवर्तन तो होगा, मगर आमूलचूल परिवर्तन ना हो, इसको डेलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम साम्य की अवस्था का उपयोग करते हैं कि हमारा जो हमारा मांग होगा और जो हमारा पूर्ति होगा, यानी जो हमारा डिमांड है, जो हमारा सप्लाई है, इन दोनों में हम किस तरीके से कोलैबोरेशन करें कि हमारा एक जगह पर जहां वो क्रॉस करता है वहीं तो इक्विलिब्रियम होता है। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ स्पेसिफिक मटेरियल्स इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम। वो इंटरसेक्शन पॉइंट जहां पे हो वही हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे ईओक्यू का कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वगैरह, तो वहां पे आप इन सब चीजों को भी अच्छे तरीके से पढ़ लोगे। तो जब हम बात करते हैं लेफ्टविच के बारे में, तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि आर्थिक परिवर्तन की तरफ अग्रसर होना होता है किसमें, इक्विलिब्रियम। और क्या कहा, इन्होंने कहा कि गति जो है वह गति की समाप्ति पर बल न देकर, यानी गति की समाप्ति पर बल न देकर, गति की समाप्ति पर बल न देकर गति की तरह में किसी प्रकार का आप कह सकते हो कि परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब क्या कि गति की तरह में, गति की तरह में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। एक्चुअल में जब हम चीजों को बतलाते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा है कि हमारा जो इक्विलिब्रियम है, साम्यावस्था, वह आर्थिक परिवर्तन की तरफ अग्रसर होना होता है। साम्यावस्था को हम आर्थिक परिवर्तन की तरफ अग्रसर होने होते से समझ सकते हैं, जिसमें गति की समाप्ति पर बल न देकर गति की तरह में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब क्या कि जो गति का दर है, जो गति का परिवर्तन होने का दर है,
उसमें कोई परिवर्तन ना हो। अगर उसमें परिवर्तन हो जाता है तो वो चीजें साम्यावस्था में नहीं आती। ठीक है, आशा है फ्रेंड्स आप लोग समझ पा रहे होंगे। एक और है, कोट लेना जरूरी है इसलिए ताकि वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक और महानुभाव है जिनका नाम है क्या, जिनका नाम है शिंटोवस्की। क्या नाम है? शिंटोवस्की। इन्होंने कहा है, इनके भी कुछ वर्ड हैं, इन्होंने कहा है कि व्यवहार परिवर्तन के लिए बाध्य नहीं होना चाहिए। मतलब कौन सा? सारे का अगर हम एनालिसिस करेंगे तो हम निकालेंगे, एक ही मतलब निकलेगा कि व्यवहार जो है वह परिवर्तन के लिए बाध्य न हो। व्यवहार परिवर्तन के लिए बाध्य न हो। इसका मतलब है कि हम जब बात करते हैं अपने इक्विलिब्रियम या साम्यावस्था में, तो अगर खुद से व्यवहार में परिवर्तन हो जा रहा है, अगर खुद से व्यवहार में परिवर्तन हो जा रहा है तो वो सही है। मगर अगर उसे प्रेशराइज करके कुछ ऐसे क्रिएशन कर दिया जाए, कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जाए जिसमें हमारा साम्यावस्था की स्थिति उत्पन्न ही ना हो, तो वहां पे वो चीजें साम्यावस्था की स्थिति के अंतर्गत नहीं आएंगी। जब हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे हमारे फैक्टर होते हैं जिसको हम नियंत्रित कर लेते हैं, कुछ ऐसे चर होते हैं जिनको हम नियंत्रित कर पाते हैं, कुछ ऐसे चर होते हैं जो अनियंत्रित प्रकृति के होते हैं, तो वहां पे भी हम इन चीजों को देखते हैं। जो नियंत्रित हो पाते हैं उनको हम नियंत्रित कर लेते हैं, और जो अनियंत्रित श्रेणी के हैं वहां पर व्यवहार तो आपस में परिवर्तन होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि वो न हमारे बस में है न ग्रह के बस में है। जैसे जैसे नेचुरल हेजार्डेस आ गया, प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक प्रकोप कोई आ गया, तो लाजमी सी बात है वहां पे लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई में चीजें परिवर्तित होंगी, उनके प्राइस डिटर्मिनेशन में चीजों का उतार चढ़ाव होगा, मगर मैनिपुलेट करके नहीं। हम मार्केट को फ्रीली छोड़ देते हैं, अर्थशास्त्र यही कहता है। फिजिक्स में चीजों को कंट्रोल करते थे, एलिमिनेट करते थे। यहाँ पर चीजों को हम, जो हमसे हो सकता है उसी को हम कर सकते हैं एलिमिनेट, और जो नेचुरल रूप से होने वाली चीजें हैं वहां पर हमारा साम्यावस्था नहीं आता, वहां पर वो चीजें होंगी। ठीक है, हम जब इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो वहां पर हम दो तीन वर्ड्स को और देख लेते हैं। इक्विलिब्रियम को ही हम लोग क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम एनालिसिस। इक्विलिब्रियम एनालिसिस। एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है जी? एक्चुअल में इसका जो मीनिंग होता है वह यह होता है कि हम अपने साम्यावस्था की स्थिति को क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं, विश्लेषण करते हैं, और वह होता है कुछ इस तरीके से। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा इक्विलिब्रियम क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा इक्विलिब्रियम क्या है। माइक्रो और मैक्रो। एक्चुअल में जब हम बात करते हैं फ्रेंड्स हमारे इक्विलिब्रियम की, तो हम इक्विलिब्रियम को आपको बताएं कि ये भी लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई इससे अफेक्ट होता है। लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई, यानी मांग का नियम और पूर्ति का नियम, इन दोनों से इक्विलिब्रियम अफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्रियाविधि करने वाले कौन होते हैं? करने वाले जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सेलर, बायर बोलते हैं, या उनको हम कंज्यूमर या कस्टमर बोलते हैं। कंज्यूमर या कस्टमर, और क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर। तो यही लोग तो ये सारी क्रियाविधि करते हैं, और करते किसके लिए हैं? किसी गुड्स के लिए। और उस गुड्स में क्या होता है भाई? बायर रहेगा तो लाजमी सी बात है उसको, उसमें कुछ तुष्ट गुण होगा, तो बायर के लिए कुछ वो खरीदेगा, परचेज करेगा, और परचेज करेगा तो उसको कुछ पैसे देने भी पड़ेंगे। किसको देगा ये पैसे? खरीदेगा तो इसको कुछ पेड भी करना पड़ेगा, और ये पेड किसको करेगा? ये करेगा सप्लायर को। किसको करेगा फ्रेंड्स? सप्लायर को। तो लाजमी सी बात है जो सप्लायर होगा उसके पास भी कुछ गुड्स होगा जो किसको चाहिए होगा?
जो बायर को चाहिए होगा, और इस गुड्स का जो वैल्यू होगा, वैल्यू क्रिएशन, मॉनेटरी वैल्यू, कौन सी वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू जो होगा, हम वैल्यू की बात कर रहे हैं, मॉनेटरी वैल्यू जो होगा इसका कुछ प्राइस भी होगा, और जब ये प्राइस हमारे कस्टमर को सेटिस्फाइड करेगा तभी तो वो लेने के लिए तैयार होगा। यही सेट प्राइस को हम क्या कहते हैं, कितना रखें, क्या हो, कैसा हो, किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे, डिटरमाइन करते हैं, वो चीजें हमारी आती हैं इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम के प्रोसेस में, कि हमारा प्राइस किस तरीके से हो। तो हम आप लोग को बताते चले कि जब हमारा प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, जब हम प्राइस डिटर्मिनेशन चीजों का करते हैं, अपने मटेरियल का करते हैं, तो हमको दो चीजों का महत्वपूर्ण ध्यान देना पड़ता है। वो दो चीजें क्या होती हैं, लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई, और दूसरी चीज क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई। यानी बायर क्या चाह रहा है, बायर कितना पैसा देना चाहता है, और बायर्स कितने हैं मार्केट में, उसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई। तो आप फ्रेंड्स देख पा रहे होंगे चीजों में कि जब हम पढ़ते हैं चीजों को तो वहां पर किन चीजों में कैसे हम करते हैं। जैसे ये हमारा, हम लोग को मालूम है, जैसे कि हम लोग को मालूम है कि जब हम लोग ड्रा करते हैं चीजों को ऐसे ही करते हैं। यहाँ पे ये ओ एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, हमारी सप्लाई लाइन कुछ यूं चलती है, यही जो लाइन हुई, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहीं पे हमारा बनता है क्या, इक्विलिब्रियम। क्या होता है, इक्विलिब्रियम। अगर इससे ऊपर कहीं यहां पर हम डिसाइड करें अपना मूल्य, तो लाजमी सी बात है हमें घाटा होगा। इधर अगर हम डिसाइड करें तो भी घाटा होगा। मतलब क्या कि ऑप्टिमम, ऑप्टिमम मूल्य हमारा क्या हो, ऑप्टिमम प्राइस क्या हो, हम उस पर बात करते हैं कि हमारा ऑप्टिमम, यानी ना हमें घाटा हो ज्यादा, ना हमारे कस्टमर को हो, कस्टमर भी देने के लिए तैयार रहे और हमको भी चीजों में दिक्कत ना हो, तो हम वहां पर बात करते हैं इस तरीके से। अगर एक वर्ड में हम बात करें फ्रेंड्स कि हमारा इक्विलिब्रियम को हम एक वर्ड में यदि बात करें, तो एक वर्ड में हम इसको कह सकते हैं कि एक ऐसा स्टेज है जिसमें क्या होता है, हम कह सकते हैं कि ये एक स्टेट ऑफ बैलेंस और हार्मोनी। क्या कहते हैं, स्टेट और बैलेंस, स्टेट ऑफ है, ऑफ, आर नहीं, ऑफ, स्टेट ऑफ बैलेंस और हार्मोनी। ठीक है, बड़ा पॉपुलर ये है कि इक्विलिब्रियम को हम एक वर्ड में क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर में, स्टेट ऑफ बैलेंस और हार्मोनी। इसे हम इस तरीके से भी चीजों को रख सकते हैं। जब हम बात करते हैं फ्रेंड्स इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स में कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में और हम चर्चा कर लें। वो क्या होता है एक्चुअल में, एक्चुअल में वो चीजें होती हैं कि हमारी जो इक्विलिब्रियम होता है, वो जो डिमांड है और सप्लाई है, वहां पर प्राइस क्या हो जाती है, इक्वल होती है। तो प्राइस इज इक्वल, प्राइस इज इक्वल कब होता है, बोल सकते हो आपकी इक्विलिब्रियम में क्या होता है, प्राइस, इसको कुछ इस तरीके से लिख लें हम लोग, प्राइस एट विच डिमांड, प्राइस at which demand या इसको अगले ही से लिखें तो सही रहेगा। हाँ, प्राइस at which demand and supply are equal, and supply are equal
is called as equilibrium. ठीक है, ये तो रहा इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट। जब हम बात करते हैं एक वर्ड और आता है इसमें, आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा कि इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम को ही हम नाम देते हैं बराबर, इसको और क्या कहते हैं, मार्केट के इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये दोनों लगभग लगभग एक जैसा होता है। कुछ बातों की और चर्चा कर ले कि माइक्रो और मैक्रो, इसके बारे में हमने आपको बताया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किन किन चीजों के बारे में बात करेंगे और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम किन किन चीजों के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को हिंट देते हुए अब क्लास को हम लोग एंड की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। लेंदी हो गया क्लास। तो जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो एक्चुअल में बात करता है बायर्स के बारे में। किसके बारे में बात करेगा? जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है एक्चुअल में ये बात करता है बायर्स के डिमांड और सप्लाई के बारे में। किसके बारे में? कि जो बायर्स हैं, जो बायर्स हैं इनके डिमांड और सप्लाई के बारे में। और किन के बारे में बात करता है? बिजनेस होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, आप ये भी बोल लो। इसके अंतर्गत क्या आता है? बिजनेस आता है, इंडिविजुअल आता है, एटसेट्रा। ठीक है, और ये जो हमारा होता है फ्रेंड्स मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई किसका आता है? एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई ऑफ इकोनॉमी। अब हम अगले कक्षा में आप लोग को बताएंगे कि ये इकोनॉमी क्या होता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी चीजों के बारे में जाना कि एक्चुअल में चीजें क्या होती हैं हमारे साम्यावस्था से रिगार्डिंग। क्या क्या जाना? ओरिजिन जाना और साम्यावस्था कैसे होता है, कब होता है, और इसका हिस्ट्री क्या है, और इसका इकोनॉमिक्स में क्या प्लेस है, हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा की। तो आज के क्लास के लिए इतना ही फ्रेंड्स। जुड़े रहिए आप लोग, रेगुलर आप लोगों को कक्षा में ये क्लासेस मिलेंगी, और प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए और कोशिश करिए कि आप लोग क्लास में बने रहें। जो चीज़ें ना समझ में आए हमारे ऐप पे आप लोग वहाँ पर क्वेरी अपना कर सकते हैं। तो थैंक यू क्लास। आज के लिए मैं बीएन पांडे पुनः आप लोगों से आदेश लूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, कुछ और चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जो होगा हमारे इक्विलिब्रियम के टाइप्स के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए, आप लोग मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।